हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, चेदी वंश के शासकों का अधिकार कहाँ था? तो यह था कलिंग पर। इसके संस्थापक थे चेदी वंश के महामेघवाहन। कौन थे महामेघवाहन? प्रश्न नंबर दो, चेदी वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? 3 शासक हुए। कितने शासक हुए हैं? 3। महामेघवाहन, खारवेल और कुदेव। खारवेल जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था चेदी वंश का। प्रश्न नंबर 3 है, खारवेल किनका समकालीन था? यह शुंगों का समकालीन था। इसके शासनकाल में कलिंग अत्यंत शक्तिशाली राज्य माना जाता था। 15वें वर्ष में खारवेल युवराज बना और 28वें वर्ष में राजा बना। वह जैन धर्म का अनुयायी था। प्रश्न नंबर 4 है, खारवेल के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो यह उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के बारे में जानकारी, यश महाराज, महामेघवाहन, कलिंग का अधिपति खारवेल की उपाधियां थी। प्रश्न नंबर 5 है, खारवेल ने कौन से शासक को पराजित किया था? तो इसका आंसर है मगध राजा को। कलिंग वापस लौटा तो मगध से अपार धन लेकर लौटा था। खारवेल के शासन का विस्तार था पुरी, कटक, गंजाम और विशाखापट्टनम तक। खारवेल के सामने यवन सेनापति नहीं टिक पाया, उसको मथुरा में शरण लेनी पड़ी थी। खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए कई गुफाओं का निर्माण करवाया। मगध और अंग राज्यों को जीतने के बाद खारवेल वहां से प्रथम जैन तीर्थंकर की मूर्ति को वापस कलिंग ले आया था, जिसे किसी समय नंद राजा कलिंग से बलपूर्वक ले गया था। प्रश्न नंबर 6 है, भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण वंश के शासक आए। प्रश्न नंबर 7 है, सेल्यूकस किसका सेनापति था? सिकंदर का। उसने सर्वप्रथम पश्चिमी और मध्य एशिया में अपने आक्रमणों के द्वारा विशाल साम्राज्य बनाया था। किसने? सिकंदर ने बनाया था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का शासक बना था और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ और काबुल, कंधार, गांधार, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग उसको देने पड़े थे। किसको देने पड़े थे? सेल्यूकस निकेटर को। प्रश्न नंबर 8 है, सेल्यूकस के विशाल साम्राज्य को उसके किस उत्तराधिकारी ने बरकरार रखा था? सेल्यूकस के विशाल साम्राज्य को एंटियोकस प्रथम ने बरकरार रखा था। एंटियोकस द्वितीय के काल में भारत के अनेक प्रांत स्वतंत्र होते गए। एंटियोकस द्वितीय के काल में भारत के अनेक प्रांत क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। प्रश्न नंबर 9 है, बैक्ट्रिया कौन सा क्षेत्र था? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में बल्क के आसपास का क्षेत्र बैक्ट्रिया कहलाता था। डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया था। प्रश्न नंबर 10 है, डियोडोटस प्रथम के बाद बैक्ट्रिया पर कौन कौन शासकों ने शासन किया था? तो डियोडोटस द्वितीय ने, यूथिडेमस ने, डेमेट्रियस प्रथम ने, यूक्रेटाइडस ने, एंटिआल्किड्स ने, हर्मिक्स ने और हेलिडोक्लस ने। प्रश्न नंबर 11 है, कौन से हिंद यवन शासक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। वह बैक्ट्रिया का शासक था। प्रश्न नंबर 12, डेमेट्रियस की राजधानी कौन सी थी? तो उसने भारत के अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। उसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया था डेमेट्रियस ने, और उसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी नाम दिया गया था। डेमेट्रियस के वंशज बाद में हिंद यवन, हिंद यूनानी अथवा बैक्ट्रियन यूनानी कहलाए। प्रश्न नंबर 13 है, डेमेट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत में कौन से सिक्के चलाए थे? तो यूनानी और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख वाले सिक्के चलाए थे डेमेट्रियस प्रथम ने। प्रश्न नंबर है 14, भारतीय राजाओं की तरह उपाधियां किसने धारण की थी? डेमेट्रियस प्रथम ने धारण की थी। प्रश्न नंबर 15, हिंद यवन शासक यूक्रेटाइडस ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तक्षशिला को। प्रश्न नंबर 16 है, हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक विख्यात शासक कौन सा था? तो इसका आंसर होगा मिनांडर। उसने भारत में यवन सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था, मिनांडर ने। प्रश्न नंबर 17 है, मिनांडर ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? शाकल को, आधुनिक सियालकोट को। तब यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शाकल। प्रश्न नंबर 18 है, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? नागसेन ने, जिसका नाम नागार्जुन भी था। प्रश्न नंबर 19 है, मिलिंद पन्हो में किसके बारे में उल्लेख है? तो यह पुस्तक नागसेन द्वारा लिखित है। मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है यह। इसमें मिनांडर द्वारा नागसेन से पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा मिनांडर के प्रश्नों के उत्तर संकलित है। प्रश्न नंबर 20 है, मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। मिनांडर को इसमें महान दार्शनिक बताया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, सोने के सिक्के को भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था।
प्रश्न नंबर 22 है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन सी कला विकसित की थी? तो इसका आंसर होगा हेलेनिस्टिक आर्ट नामक यूनान की प्राचीन कला को विकसित किया था। गांधार कला जो भारत में विकसित हुई वह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में पर्दा का प्रचलन यूनानियों की ही देन है, जिसे भारत के नाट्य कला के विकास में विशेष योगदान दिया। पर्दा बाद में यवनिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 23 है, शक कौन थे? आंसर है यूनानियों के बाद आक्रमणकारी शक भारत में आए। शक मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति थी। यह जाति सरदारिया नदी के उत्तरी प्रदेश में निवास करती थी। ये लोग मूल रूप से चरागाह की खोज में भारत आए थे। प्रश्न नंबर 24 है, शक कौन से दर्रे से होकर भारत आए थे? बोलन दर्रे से भारत आए थे। कंधार और बलूचिस्तान के समीप स्थित है। बोलन दर्रा या पाकिस्तान और बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है। आज के समय में जो केटा को जेकोबाबाद से जोड़ता है, सिंध प्रदेश में बस गए थे। इसे अब शक द्वीप कहते हैं, बोलन दर्रे के आसपास के एरिया को। प्रश्न नंबर 25 है, यूनानी विद्वानों ने शक द्वीप को क्या नाम दिया? इंडोसाइथिया। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय स्त्रोतों में शकों को क्या कहा गया? सीतियन कहा गया। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश किया था। प्रश्न नंबर 27 है, शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में, 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में। प्रश्न नंबर 28, अफगानिस्तान में शकों ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? काबुल को। प्रश्न नंबर 29 है, पंजाब में शकों ने किसे राजधानी बनाई? तक्षशिला को। प्रश्न नंबर 30, शकों की कौन सी शाखा ने सबसे लंबे समय तक यानी 4 शताब्दियों तक शासन किया? 5वीं शाखा ने। प्रश्न नंबर 31 है, शकों ने भारत में कौन सी उपाधि धारण की थी? क्षत्रप की उपाधि राजा की जो और महाक्षत्रप की भी धारण की थी। इनमें पश्चिमी क्षत्रप सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 32 है, शकों के प्रतिष्ठित राजवंश का नाम क्या था? कर्दम वंश। शकों ने यूनानी शासकों से भी अधिक भारतीय भूभाग पर अधिकार कर लिया था। और प्रश्न नंबर 33 है, शकों का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। उसका शासन काल था 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भूभाग पर। प्रश्न नंबर 34 है, रुद्रदामन का अधिकार कौन से प्रदेशों पर था? सिंध, कोंकण, मालवा, काठियावाड़, गुजरात और नर्मदा घाटी के प्रदेशों पर। प्रश्न नंबर 35 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने अपने शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत स्थित मौर्यकालीन काठियावाड़ की अर्धशुष्क झील का निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। प्रश्न नंबर है 36, गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। वह संस्कृत भाषा का प्रेमी था। रुद्रदामन गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है। प्रश्न नंबर 37 है, पार्थियन कौन थे? तो ये मूल रूप से ईरान के निवासी थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में पल्लव कहा गया। ये शकों के बाद भारत में आए थे। पल्लवों ने सर्वप्रथम अराकोशिया और सिस्तान में अपनी राज्य संस्था स्थापित की थी, जिसका संस्थापक बनान था। प्रश्न नंबर 38 है, यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय के विरुद्ध किए गए विद्रोह का नेतृत्व पल्लवों की ओर से किसने किया था? आर्से किसने किया था? अन्य पार्थियन शासक थे मिथ्राडेटस प्रथम, मिथ्राडेटस सेकंड और गोंडोफर्निस। प्रश्न नंबर 39, पार्थिया का अंतिम और सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट कौन था? गोंडोफर्निस। 20 से 41 ईस्वी तक शासन था इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। प्रश्न नंबर 40 है, पार्थियनों की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। मिथ्राडेटस प्रथम पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक था। पार्थियन बौद्ध धर्मावलंबी थे। प्रश्न नंबर है 41, किसने पार्थियनों पर लगातार प्रभावी आक्रमण करके इनकी शक्ति को खत्म किया था? कुषाणों ने। प्रश्न नंबर 42 है, कुषाण कौन सी जाति के थे? चीन की यूची और तोखरी जाति के थे। इस नाम का कबीला यूची जाति का कबीला था। 5 कुलों में बटा हुआ था, जिनमें एक कुल था कुषाण और संस्थापक था कुजुल कटफिसस। प्रश्न नंबर 43 है, कुषाण सत्ता को भारत में स्थायित्व किसने प्रदान किया था? कटफिसस द्वितीय ने। क्वेश्चन है 44, शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। 78 ईस्वी में चलाया गया। इस संवत का भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत का। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसका साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक था। क्वेश्चन 45 है, कुषाणों की राजधानी कौन सी थी? कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी राजधानी भी थी इनकी मथुरा में। प्रश्न है 46, भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किसने बड़ी संख्या में जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। प्रश्न नंबर 47 है, कनिष्क काल में जारी सिक्के मुद्राओं पर किनके चित्र मिलते हैं? 3 प्रकार की मुद्राएं होती थी। प्रथम प्रकार की मुद्राओं पर यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा के चित्र, दूसरे प्रकार की मुद्राओं पर ईरानी देवता के चित्र, तीसरे प्रकार की मुद्राओं पर बुद्ध के चित्र मिलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, महान आयुर्वेदक चिकित्सक चरक किसका राज्यवेद था? कनिष्क का।
और कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जिसने बुद्ध चरित की रचना की थी। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। और कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने सूत्रालंकार की रचना भी की थी। प्रश्न नंबर 49, महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभाष सूत्र को, इसकी रचना वसुमित्र ने की थी। प्रश्न नंबर 50 है, नागार्जुन पार्श्व महाचेत वसुमित्र संघरक्ष किसके राज दरबार में थे? तो ये कनिष्क के इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। नागार्जुन पार्श्व महाचेत वसुमित्र संघरक्ष कनिष्क के राज दरबार में थे। इतिहासकारों ने कनिष्क को क्या कहा है? द्वितीय अशोक। प्रश्न नंबर 51 है, माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में। प्रश्न नंबर 52 है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। प्रश्न नंबर 53 है, मधर किसके राज दरबार में महान राजनीतिज्ञ था? कनिष्क के राज दरबार में। प्रश्न नंबर 54 है, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास को किसके शासनकाल में संरक्षण प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 55 है, कनिष्कपुर और सिरमुख जैसे प्रसिद्ध नगरों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। प्रश्न नंबर 56, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सर्वप्रथम कौन थे? कुषाण। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। प्रश्न नंबर 57 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की। प्रश्न नंबर 58 है, मंदसौर शिलालेख कहाँ स्थित है? मंदसौर शिलालेख किससे संबंधित है? किस सम्राट से? तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। सुपिया स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ प्रशस्ति किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। पहाड़पुर ताम्रलेख किससे संबंधित है? बुद्धगुप्त से। उदयगिरी का प्रथम और द्वितीय गुहालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। उदयगिरी का तृतीय गुहालेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 59, एरण स्तंभ लेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से और बुद्धगुप्त से। दोनों के उल्लेख एरण स्तंभ लेख में मिलते हैं। एरण प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 60 है, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। राजघाट स्तंभ लेख वाराणसी किससे संबंधित है? बुद्धगुप्त से संबंधित है। राजघाट स्तंभ लेख बुद्धगुप्त से।